इतिहास हमेशा ही अपने अंदर अनेकों कहानियाँ समेटे हुए हैं और अगर इतिहास को हम कहानी के रूप में पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज मैं लेकर आई हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th की इतिहास की किताब। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से और मुझे पूरा यकीन है कि जितने स्टूडेंट बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या फिर आगे भी जो बच्चे 10th क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल चैप्टर होने वाला है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है, या फिर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान इतिहास में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए भी ये बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। ओके, तो हम देखते हैं चैप्टर के नेम को। तो ये है पहला चैप्टर क्लास 10th का और बिहार बोर्ड का ये बुक है, भारती भवन का प्रकाशन है इसका। सो इसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका उदय और विकास के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो सबसे पहले तो हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप यूरोप को समझिए, यूरोप क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया एक महादेश है, उसी तरह से यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। अगर आप एशिया को समझना चाहते हैं तो एशिया पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अच्छी तरह से आप उसमें समझ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। देन आप यूरोप को समझिए। तो यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। जिस प्रकार बहुत सारे देश को मिला के एक महादेश बनाया गया है बोले तो एशिया में लगभग 48-49 या 50 देशों की काउंटिंग रखी जाती है। 50 देश लगभग एशिया में माने जाते हैं। उसी प्रकार यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, उसमें भी बहुत सारे देश हैं। आपका इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, है ना। ये सारे कंट्रीज जो हैं ये यूरोप में आते हैं। तो यूरोप को आप समझ गए। यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है एशिया की तरह ही, और सबसे बड़ी बात कि ये एशिया से सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूरोप की बात। अब राष्ट्रवाद को समझते हैं कि राष्ट्रवाद वर्ड जो है ये है क्या एक्चुअली में। राष्ट्रवाद हम सुनते तो हैं लेकिन राष्ट्रवाद को समझ नहीं पाते हैं, तो राष्ट्रवाद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रवाद की अवधारणा, मतलब राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ लिखा है राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ लगाया जा सकता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास। राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच, अच्छी सोच, ओके, और लगाव की भावना का विकास जो जैसे जैसे होते जाता है उसे हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं या राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको आप सामान्य भाषा में देशभक्ति भी बोल सकते हैं, ओके। तो अगर किसी भी इंसान का अगर अपने देश के प्रति लगाव है और वो अपने देश के विकास के बारे में सोचता है, ठीक है, तो वो उसे हम राष्ट्रवादी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई कि राष्ट्रवाद क्या है। भाषाई, नस्ली और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। अब राष्ट्र का निर्माण किस किस आधार पर होता है? भाषाई, नस्ली और आवासीय, अलग अलग भाषाओं के आधार पे होता है, नस्लों के आधार पे होता है, आवास के आधार पे होता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। धर्म भी बहुत जगहों पे राष्ट्र का आधार हुआ है। हालांकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं, या फिर उस धर्म का वो धर्म ही वहाँ का मुख्य धर्म है। जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, अरब कंट्री ले लीजिए, इराक, ईरान वगैरह जो कंट्रीज़ है वो मुस्लिम कंट्रीज माने जाते हैं या हैं, मुस्लिम कंट्री हैं। प्लस आप इधर चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, फिर इधर आप उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सारे जो देश हैं आपके, ये हो जाते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। यूरोपीय कंट्रीज जितने हैं, यूरोपीय कंट्रीज में अब जो फ्रांस है, आपका इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड वगैरह, आयरलैंड है, ये सारे जो हैं क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। हाँ, इंडिया में सारे धर्म के लोग रहते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये एक अपने आप में अजूबा है। लेकिन वर्ल्ड में हर जगह, हर कंट्री में कुछ देश जो हैं, या लगभग सारे देश जो हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं। जैसे नेपाल को ले लीजिए, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, वहाँ
हालांकि हर देश में कुछ ना कुछ आबादी होती है हर धर्म की, लेकिन मुख्यतः जो आबादी होती है वो उस धर्म विशेष की हो जाती है, इसलिए उसे उस धर्म के नाम से हम जानते हैं। तो धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है, ठीक है। भाषा भी होता है, कई बार अलग अलग भाषाओं को भी जब एक जगह ज़्यादा भाषी उस भाषा के लोग हो जाते हैं तो वो भी एक आधार हो जाता है राष्ट्र का निर्माण करने का, ठीक है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। अच्छा, ये आपको नोट करने की चीज़ है, आपको याद होना चाहिए अर्नस्ट रेनन ने क्या किया, कौन थे पहले ये जानिए। फ्रांसीसी दार्शनिक थे और उन्होंने राष्ट्रवाद की एक परिभाषा दी थी। ऐसा क्वेश्चन आपको अराइज कर सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सॉर्यू ने भी की। अब अगर ये भी क्वेश्चन आपको अराइज कर सकता है जैसे अर्नस्ट रेनन या फिर सॉर्यू कौन थे, तो आपको फ्रांसीसी दार्शनिक बताना है कि ये दोनों फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है। उन्होंने एक कल्पना दर्श की रचना की और अपने चित्रों के द्वारा की, अपनी कल्पना दर्श की रचना अपने चित्रों के द्वारा की। इन्होंने एक कल्पना की हुई थी जो उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया। इन चित्रों में विभिन्न राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों के द्वारा की गई। अब पहचान कपड़ों का मतलब क्या हो गया, ये इन्होंने क्या किया कि अलग अलग देशों को जो है अलग अलग राष्ट्रों को पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया। जैसे अगर भारत का पहचान कपड़ा देखें तो वो तिरंगा हो जाता है। मतलब जो ध्वज हैं, अलग अलग जगहों के ध्वज जो होते हैं, लगभग पूरे कंट्री जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, सबके अपने एक ध्वज होते हैं, अपना एक झंडा होता है, तो उसको हम पहचान कपड़ा उस टाइम पे बोल सकते हैं। और प्रतीक चिन्ह, अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, जैसे हमारा क्या है अशोक स्तंभ है ना। तो इस तरह से लोगों ने उस चीज़ को दर्शाना शुरू किया। ओके, 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, जब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, दो राष्ट्र, 3 राष्ट्र, 4 राष्ट्र, मतलब एक व्यक्ति विशेष कोई होता था और वो विजय अभियान स्टार्ट करता था और एक बहुत ज़्यादा एरिया अपने अंदर रख लेता था। जैसे ऑटोमन साम्राज्य हो गया या फिर अंग्रेजी सत्ता ही देख लीजिए, कितनी बड़ी सत्ता थी। तो उसमें से क्या हुआ धीरे धीरे कि जब बड़े बड़े साम्राज्य हुए तो कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता था कि लोग अपने राष्ट्र के एक जो वहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, वो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना जब उनमें प्रेरित हुई तो स्वतंत्र कराने के लिए उन लोगों से लड़े जो बाहर से उन पे आके शासन कर रहे थे। तो इसी चीज़ को हम राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसने बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे क्या हुआ, जब बाहरी लोग आके, जैसे इंडिया को ही ले लीजिए, जैसे हमारे यहाँ फ्रांसीसी ने राज किया है, फिर पुर्तगालियों ने राज किया है, या फिर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने राज किया है, मुग़लों ने राज किया। तो हुआ क्या कि इन सब का तो ये सब बाहर से आए हुए थे। तो जब इन्होंने यहाँ पे आके अपना शासन स्थापित किया तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने धीरे धीरे इस भावना को प्रेरित किया कि नहीं, हमें ये हमारा देश है और हमें इस पे शासन करना चाहिए, यहाँ हमारी सरकार होनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो क्या हुए कि धीरे धीरे स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे, स्वतंत्र होते गए। और उसी स्वतंत्रता के पीछे जो भावना थी वो राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर अंग्रेजी साम्राज्य को ही देखें तो इंडिया पे भी उनका हुकूमत था, श्रीलंका पे था, फिर आपका बांग्लादेश पे था, पाकिस्तान पे था, अफगानिस्तान पे, हर जगह लगभग उन्होंने हुकूमत किया हुआ है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती गई लोगों में, वैसे वैसे देश आज़ाद होते गए। तो ये हो गया राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पहले तो यूरोप को हमने जाना, दूसरे राष्ट्रवाद वर्ड को जाना। ये दोनों चीज़ें हमने आज जानने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये ख़त्म हो जाने वाला, लेकिन 2 चीज़ें अगर आपने इतने छोटे वीडियो में कंफर्म कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं अगले वीडियो में फिर से इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी कि आपको और आगे कैसे इसको समझाया जाए। तो मुझे लगता है कि मैंने यूरोप और दूसरा राष्ट्रवाद जो शब्द है ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, ये चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और आगे भी मेरा वीडियो इस पर बनते रहेगा। मैं पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों को इतिहास के लिए प्रेरित होने के लिए कि लोग इतिहास को समझें, जानें और उसके प्रति इंटरेस्ट लें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वाला पैराग्राफ मैं कवर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने राष्ट्रवाद को सिर्फ समझाया था। अब राष्ट्रवाद कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कहाँ कहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। यूरोपीय मतलब कंट्री के बारे में मैं बताऊँगी। इसके बाद से आगे के चैप्टर में आपको इंडियन कंट्री के बारे में भी बताया गया है, तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।